हेलो गाइस, वेलकम टू ए स्क्वायर जोन। और मैं हूं आर्यन। और आज मैं लेके आया हूं हिस्ट्री का मोस्ट डिमांडेड चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप, या फिर कहें तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर को पूरा अगर आप बुक से वर्ड टू वर्ड भी पढ़ लें तब भी आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ आएगी, और वो है कुछ भी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा। इस चैप्टर को आप बुक से कितनी भी कोशिश करें आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में दिक्कत ये है कि इसमें कभी भी कुछ भी कहीं भी हो रहा है, पूरा गुड़ गोबर करके रखा है इन्होंने। इसीलिए एनसीईआरटी की इंग्लिश भी इस चैप्टर में माशाल्लाह बहुत बढ़िया यूज़ की है। आप किसी जन्म में नहीं समझ पाएंगे, ऐसा लिखा है। तो मैंने भी बड़ी मेहनत से समझा, तो कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ। और इस चैप्टर को मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं इसको एज अ स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, टॉपिक होंगे पर वो स्टोरी में ज़्यादा इंक्लूडेड होंगे। और एक और बात याद रखनी है कि इस चैप्टर में मैं बुक के सीक्वेंस से नहीं चल रहा हूँ। बुक में कभी भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ आगे कोई भी चीज़ पीछे हो रही है, तो मैंने सीक्वेंस को सिंप्लीफाई कर दिया है। जो चीज़ जब होनी चाहिए वो तभी हो रही है। जैसे नेपोलियन की पूरी कहानी एक बार में है, उसके बाद बाकी यूनिफिकेशन एक बार में है, तो बुक में आगे पीछे दिया हुआ है, अचानक से बीच में कुछ भी आ जाता है तो मैंने वो सब आगे कर दिया है। अगर कुछ पार्ट आपको लगे कि हाँ ये बीच में मैंने छोड़ दिया तो टेंशन मत लीजिए, मैंने जानबूझ के छोड़ा होगा, वो हम आगे कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक थीम बरकरार रहे और एक आपको एक फ़्लो मिले ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मैंने बहुत मेहनत की कि मैं ऐसा आपके लिए कुछ बना पाऊँ, नेशनलिज्म इन यूरोप आपको इस तरीके से समझा पाऊँ। तो ये कुछ पार्ट्स में आएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो स्टोरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बाकी लेक्चर्स भी अच्छे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी देख के बोर्ड्स में फोड़ देना है। तो गाइस, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म होता है किसी नेशन स्टेट को बनाना। अब ये नेशन स्टेट क्या भला है? नेशन स्टेट वो जगह है जहाँ के रहने वाले लोग आपस में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस शेयर करते हैं, यानी कि वो लोग एक दूसरे को एक जैसा मानते हैं, ये ऐसी फीलिंग रखते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। ये फीलिंग्स आती हैं कॉमन हिस्ट्री शेयर करने से। जैसे कि इंडिया में रहने वाले सभी लोगों की एक ही कॉमन हिस्ट्री है कि वो सब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो हम सब की कॉमन हिस्ट्री है। इस वजह से हम सब एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते हैं। तो हम सब साथ में होते हैं तो हम एक नेशन स्टेट बनाते हैं। जैसे कि इंडिया में रहने वाले सभी लोग इंडियंस हैं, इसीलिए इंडिया एक नेशन स्टेट है, क्योंकि हम सब की सेम आइडेंटिटी है, वो है इंडियंस। बात करें फ्रेडरिक सूरो की। फ्रेडरिक सूरो एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी 4 पेंटिंग की सीरीज़ निकाली थी, और उसमें उन्होंने दिखाया था अपना यूटोपियन विजन। अब ये यूटोपियन क्या है? यूटोपियन एक ऐसी सोसाइटी है, ऐसी स्टेट ऑफ सोसाइटी जो इतनी अच्छी है कि वो कभी हो ही नहीं सकती, कि मतलब उसमें कोई बुरा ही नहीं है, सब के सब एक दूसरे का भला चाहते हैं। तो ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम में पूछ ले कि व्हाट इज़ यूटोपियन सोसाइटी, तो आप एग्ज़ाम में सीधा सीधा लिखाइएगा कि यूटोपियन सोसाइटी इज़ अ स्टेट ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट कांट एग्जिस्ट। अब बात करें उन्होंने अपने यूटोपियन विजन में क्या दिखाया। उन्होंने दिखाया कि अमेरिकन और यूरोपियन मैन एंड वुमेन स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि आज़ादी या फ्रीडम की तरफ मार्च कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं लाइन में। उनके हाथ में उनके नेशनल फ्लैग्स हैं जो उनके नेशन को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हैं जो उनके नेशन को ही दर्शाते हैं कि वो लोग अब नेशन स्टेट बन चुके हैं और वो सब लोग अब साथ में हैं। और उनके विजन में ये दिखता है कि पूरा वर्ल्ड अब नेशंस में डिवाइड हो चुका है और नेशनलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे पहली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से, जो थी फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसे नाम से ही पता चलता है फ्रांस में हुई थी, और इस रिवोल्यूशन का एक ही मकसद था, फ्रांस को पूरा का पूरा एक नेशन स्टेट बनाना। और इन काम में बाधा डाल रहे थे वहाँ के राजा महाराजा, क्योंकि अगर वो फ्रांस नेशन स्टेट बन जाता तो राजाओं को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती। और नेशन स्टेट बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे वो थे रिवोल्यूशनरीज़। रिवोल्यूशनरीज़ वो होते हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं एक सोसाइटी में, कुछ अच्छे बदलाव। ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास 9th में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, और फ्रांस को अगर नेशन स्टेट बनाना था
तो इसके लिए सबसे ज़रूरी 2 काम करने थे। पहला, मोनार्की को अबॉलिश करना यानी कि मोनार्की को हटाना, और दूसरा, सबके मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को जगाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेशन स्टेट क्या होता है उसके लिए। तो इसके लिए वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज़ थे उन्होंने ला पात्रे और ला सितोय यानी कि द फादरलैंड और द सिटीज़न की आइडिया को एम्फसाइज़ किया, जिसका मतलब होता है कि हम सब के यही फादरलैंड है, यानी कि हम सब यहीं पे पैदा हुए, यही हमारे पूर्वजों की ज़मीन है और हम सब यहीं के सिटीज़न यानी कि साथ में रहने वाले यहीं के लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल राइट्स दे दिए गए थे ताकि सब एक दूसरे को बराबर माने। और उसके बाद एक नया फ्लैग आया जिसने रॉयल स्टैंडर्ड यानी कि जो राजा महाराजाओं का जो फ्लैग था उसको रिप्लेस किया, और उसकी जगह आया फ्रांस का नया फ्लैग जो ट्राई कलर है, जो हम आज भी देखते हैं। स्टेट जर्नल, जिसके बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, उसको अब लोग इलेक्ट यानी कि जो फ्रांस के लोग हैं उसे वो इलेक्ट करते थे वोट करके, और साथ में स्टेट जर्नल का नाम बदल के अब नेशनल असेंबली रख दिया गया था। नए गाने बनाए गए यानी कि न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड जो देश के नाम पे थे, जैसे राष्ट्रगान होते हैं हमारे वैसे ही उन लोग के, और ओथ यानी कि शपथें ली गई थी कि अब देश की सेवा के लिए लोगों ने शपथ ली, और जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि भी दी गई यानी कि मार्टियर्स कमेमोरेटेड। और वहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज लाए गए यानी कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वो एक आम नागरिक हो, सबके लिए लॉज सेम रहेंगे और सबको लॉ सेम नज़रिए से देखेगा। उसके बाद फ्रेंच, जो लैंग्वेज पेरिस में सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, उसे एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया पूरे फ्रांस के लिए। इतनी मेहनत के बाद रेवोल्यूशनरीज़ ने फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाया, लेकिन तभी एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन फ्रांस आया 1799 में, और उन्होंने वहाँ पे आके पूरी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर कुछ अच्छी बातें भी हुई, जैसे कि नेपोलियन ने दिया सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम जानते हैं नेपोलियनिक कोड से। इसके कई अच्छे इफ़ेक्ट थे, जैसे कि बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस टाइप के प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया और सबको राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू इक्वालिटी दी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि जितने भी कार्य होते थे राज्य में, जैसे अलग अलग जगहों को कौन संभालेगा, उन सबको सिंप्लीफाई करके यानी कि अच्छे से व्यवस्थित कर दिया और सारे काम आसानी से होने लगे। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, यानी कि अगर कोई आदमी किसी बड़े लैंड ओनर या ज़मींदार से कर्ज़ लेता और उसे कर्ज़ वापस नहीं कर पाता तो उसे उसके लिए फ्री में काम करना पड़ता था, तो उसने इसको अबॉलिश कर दिया और स्लेवरी भी अबॉलिश कर दी। और साथ में उसने कहा कि अब कोई भी किसी ज़मीन के बदले या खाने के बदले काम नहीं करेगा, अब उसको सैलरी दी जाएगी काम करने के लिए। और साथ में पीजेंट्स को सर्फडम यानी कि जो स्लेवरी थी उससे फ्री कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन इसके कुछ बुरे इफ़ेक्ट भी थे, जैसे नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली लोगों से और एक टाइप का डिक्टेटरशिप ले आया, जो वो कहता था वही होता था, और उसने वहाँ पे टैक्सेस को बढ़ा दिया अपने प्रॉफिट के लिए। साथ में उसने सेंसरशिप को इम्पोज़ किया। अब ये सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप का मतलब है कि उससे पूछे बिना या उसके ख़िलाफ़ कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता था या पोस्टर्स नहीं बना सकता था या पब्लिकली जारी नहीं कर सकता था। के व्यूज़ पे उसने काबू करने की कोशिश की थी, और साथ ही साथ उसने ज़्यादातर लोगों को फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए फ़ोर्स किया ताकि वो आसपास की जगहों को जीते और अपनी आर्मी बड़ी कर सके। लेकिन सबका एक अंत होता है, और साथ में नेपोलियन का भी अंत हुआ। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन 4 यूरोप की बड़ी पावर्स ने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया वाटरलू में। नेपोलियन के हारने के बाद ये चारों देश के लीडर्स एक जगह पे मिले जिसका नाम था वीना, और वहाँ पे इनवाइट किया था उनको ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, और इन्होंने ही वहाँ की पूरी ये जो मीटिंग थी उसको होस्ट किया था। और इस मीटिंग का मेन मकसद ये था कि नेपोलियन के आने के बाद जो भी चेंजेस आए हैं उनको हटा के फिर से फ्रांस पहले जैसा बना दिया जाए और फिर से वहाँ पे एक राजा को बिठा दिया जाए। और ये फैसला हुआ कि फ्रांस में अब बर्बन डायनेस्टी का राजा बैठेगा, यानी कि बर्बन कोई भी किंग बैठेगा।
उसके बाद फ्रांस ने जितने भी अलग अलग टेरिटरीज़ यानी कि राज्यों को जीता था नेपोलियन के अंडर, यानी नेपोलियन लड़के जितने भी आसपास के राज्यों को जीता, सभी राज्यों को वापस उनके पुराने राज्यों में मिला दिया गया और फ्रांस से अलग कर दिया गया। और फ्रांस के चारों तरफ नए स्टेट्स बनाए गए, जैसे कि नॉर्थ की तरफ नीदरलैंड्स जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूडेड था उसे बनाया गया, और साउथ की तरफ जिनोवा और पीडमॉन्ट को बनाया गया। इससे क्या हुआ कि आगे फ्रांस कभी एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, यानी कि अपनी सरहदों को आगे नहीं बढ़ा सकता लड़के और राज्यों को जीत नहीं सकता था। जैसा कि मैंने बताया कि सभी राज्यों को वापस ले लिया गया, लेकिन नेपोलियन ने जर्मनी के आसपास की भी कुछ जगहों को जीत के जर्मनी को पूरा 39 स्टेट्स का कन्फिग्रेशन, यानी कि जर्मनी में उसने आसपास की जगहें भी जोड़ के जर्मनी को टोटल बना दिया था 39 स्टेट्स का। लेकिन जब सारे स्टेट्स को वापस लिया गया जीते हुए, पर जर्मनी से किसी भी स्टेट को वापस नहीं लिया गया और जर्मनी की 39 की 39 स्टेट्स वैसे की वैसे ही छोड़ दी गई जो नेपोलियन ने जीती थी। और ये जो पूरा समझौता हुआ वीना में, इसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वीना। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि जो वहाँ बदलाव लाना चाहते थे, जिन्होंने मेहनत करके बदलाव लाया था, उनको ये ट्रीटी ऑफ वीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और बर्बन किंग के वापस आ जाने से, यानी कि एक किंग के आ जाने से मोनार्की वापस आ गई थी, जिससे नेशन स्टेट पूरी तरह फिर से हट चुका था। तो ये रेवोल्यूशनरीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उनके अंदर काफ़ी गुस्सा भर चुका था और वो लोग मांग कर रहे थे लिबर्टी और फ्रीडम की, यानी कि आज़ादी की और अपने हिसाब से जीने की। अब मैं आपको मिलूँगा इस चैप्टर के अगले पार्ट में, जिसमें हम आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और शायद तीसरे पार्ट तक हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी लेक्चर्स को भी देखें।